माई सेल्फ डॉक्टर समीर कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट। आज अपन डिस्कशन करेंगे बेटा बीएचयू में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेट आईसीआर में इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई या इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको थोड़ा अपन को देखना है। इसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या इससे रिलेटेड जो भी बातें उनको ध्यान से देखना है। ओके बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन ओपिनिया? बेसिकली ये रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक से लिया है। हमने वहाँ पढ़ा था कि टाइप ऑफ ओव्यूल्स, हमने बीजांड के प्रकार पढ़े थे, तो हमने वहाँ पर एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्पिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस, इस तरह के 6 टाइप के बीजांड मतलब 6 टाइप के ओव्यूल्स पढ़े थे हमने। उसमें से 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो आपको डायग्रामेटिक पता होना चाहिए। जैसे एट्रोपस क्या होता है, तो एट्रोपस वैसे बेटा अदर नेम है, 1 मिनट, एट्रोपस अदर नेम है किसका? ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस जो है वो एक ही होते हैं। तो एक तो अपन को ये याद रखना है कि एट्रोपस ऑल्सो नोन एज ऑर्थोट्रोपस। एट्रोपस सबसे सिंपल टाइप का होता है जिसमें ये तंतु होता है, आई मीन फ्यूनिकल, और ये हमारी बॉडी वाला पोर्शन होता है ओव्यूल का, आई मीन ये वाला। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो है वो बेटा ऑर्थोट्रोपस है। एनाट्रोपस में क्या होता है कि बॉडी जो है ना बेटा वो 180 डिग्री पर टर्न हो जाती है। मतलब ये देखो, ये पूरी की पूरी बॉडी वाला पोर्शन 180 डिग्री पे क्या हो गया? टर्न हो गया। सर्सिनोट्रोपस में 360 डिग्री पर टर्न होता है, मतलब ये फ्यूनिकल वापस घुमा और ये पूरी बॉडी जो है वो 360 डिग्री पर टर्न हो गई। राइट बेटा, तो ये हमें याद रखना है कि 360 डिग्री पर अगर टर्न हो रहा है तो सर्सिनोट्रोपस है। एम्पिट्रोपस में ये 90 डिग्री एंगल पे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉडी वाला पोर्शन जो होता है जिसमें भ्रूणकोश आता है, आई मीन एम्ब्रियो से, कि सब टिल्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से ये टर्न होता है इनके अंदर, इस तरह का टिल्ट होता है। तो ये इस तरह का टिल्ट अगर हो रहा है, इस तरह का अगर वो घुमाव आ रहा है अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एम्पिट्रोपस। इसमें 90 डिग्री एंगल होता है, इसमें 360 डिग्री, इसमें 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री एंगल है। अगर तंतु और बॉडी की पूछ में पूछा जाए, इसके अंदर 180 डिग्री एंगल होता है, तो एंगल भी हम याद रख सकते हैं ताकि दूसरे क्वेश्चन अगर कोई आए, यहाँ 360 डिग्री एंगल होता है और यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव होता है, एम्पिट्रोपस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये फेमस एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम जो प्लांट है एंजियोस्पर्म में, उनके अंदर ऐसा होता है। उसके अलावा ऑल जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो होता है बेटा वो इस टाइप का होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अगर अपन के लिए केवल पूछा जाएगा एंजियोस्पर्म में किस टाइप का मिलता है, तो आप आंसर देंगे एनाट्रोपस में। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस जो 360 है, इसका फेमस एग्जांपल है बेटा हमारा नागफनी, जो कि क्वेश्चन है। तो अब आंसर तो आप लोगों को पता चल गया कि एग्जैक्टली हमें क्या देना है। एलेसमेसी फैमिली भी इसी में आती है और नागफनी इसका फेमस एग्जाम्पल है। तो हमारा तो आंसर हो गया कि सर्सिनोट्रोपस। एम्पिट्रोपस जिसमें इस तरह का टिल्ट होता है, ये मिलता है पेपेवर सोमनिफेरम, आई मीन अफीम के अंदर, पेपेवर सोमनिफेरम के अंदर, अफीम के अंदर। तो पेपेवर सोमनिफेरम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो मिलता है वो कौन सा मिलता है बेटा? हमारा एम्पिट्रोपस मिलता है। तो हमारा इस यहाँ पर आंसर क्या हो गया? सर्सिनोट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में किसमें नॉस्टॉक एक एंडोफाइट के रूप में नहीं पाया जाता? निम्न में से अपने इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टॉक डज नॉट अकर एज ए एंडोफाइट? क्योंकि आपको पता है बेटा नॉस्टॉक जो है ना वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट बेटा। और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, मतलब सहजीवी संबंध रखता है अलग अलग प्लांट्स के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि एंथोसिरोस में जो थैलस होता है, थैलस का मतलब उसका बॉडी जो होती है, उसका जो शरीर होता है, उससे भी ये रिलेटेड नॉस्टॉक है, इससे रिलेटेड होता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है एज ए एंडोफाइट। ये जामिया के साथ भी रखता है और ये साइकस के साथ भी रखता है। तो किसके साथ नहीं रखता? ये पाइनस के साथ नहीं रखता। साइकस और जामिया के अंदर जो इसकी कॉरोइडल रूट्स होती है, मतलब जो जड़ें होती हैं इनकी, उनके साथ ही संबंध रखता है। तो ध्यान रखना, एंथोसिरोस, जामिया और साइकस के साथ तो नॉस्टॉक एज ए एंडोफाइट फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये पाइनस के साथ नहीं होता। इसलिए हमारा आंसर है 4, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें नॉस्टॉक एंडोफाइट के रूप में नहीं पाया जाता? तो इन तीनों के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर वो नहीं पाया जाता, पाइनस के अंदर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? पाइनस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रायोफाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट? जनरली हमें पता है बेटा कि ब्रायोफाइट्स में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो 2 पार्ट कर रखे हैं उन लोगों ने। एक तो लिवरवर्ट इसमें लिया हुआ है और एक इन्होंने लिया हुआ है मॉस। अब इन्होंने ऑप्शन ऐसे डाले हैं कि सब मॉस है, तो फिर हमारा कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ये नाम किसके हैं? जैसे क्लब मॉस जो वर्ड लिया जाता है बेटा, वो लिया जाता है लाइकोपोडियम के लिए, लाइकोपोडियम। और आपको पता है कि लाइकोपोडियम किसका मेंबर है? लाइकोपोडियम एक तरह का टेरिडोफाइट है, तो ये तो ब्रायोफाइट नहीं है। और आइरिस मॉस क्या है बेटा? आइरिस मॉस एक एल्गी का नाम है, एल्गी के लिए वर्ड दिया हुआ है। आइरिस हमारी आंखों की आइरिस की स्ट्रक्चर बनाता है, इसको अपन ने आइरिस मॉस बोला हुआ है। ये रेंडियर मॉस एक्चुअल में एक लाइकेन है, एक्चुअली में एक लाइकेन है। लाइकेन के अंदर भी एक फंगस की फॉर्म है ये ना,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइकेन, शैवाल और कवक मतलब फंगस और एल्गी के बीच का एक रिलेशनशिप होता है, उसमें एक स्पेशल टाइप की फंगस है जो लाइकेन बनाती है, रेंडियर मॉस बोलते हैं। और बॉग मॉस किसका नाम है? तो बॉग मॉस नाम है स्पैग्नम का। आप स्पैग्नम को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पैग्नम, जो पीट मॉस भी उसको बोलते हैं, और बॉग मॉस इस स्पैग्नम को ही बोला जाता है। और आपको पता होगा कि स्पैग्नम जो है वो एक ब्रायोफाइटा का मेंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या गया? बॉग मॉस हमारा आंसर जाता है, स्पैग्नम। पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं? द नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन पाइनस सीड। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि बेटा पाइनस के बीज में बहुत सारे बीज पत्र हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे बीज पत्र होते हैं। 1 और 2 जो है वो नंबर आपको नहीं देने, क्योंकि 7 to 8 है, पाइनस के अलग अलग स्पीसीज होती है, उसमें अलग अलग टाइप के मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। 7 to 9 है, 8 to 9। तो आपको आंसर देना है कि मेनी कॉटिलिडन फाउंड इन पाइनस सीड। तो पाइनस सीड के अंदर बेटा अलग अलग टाइप्स के या बहुत सारे टाइप के बीज पत्र होते हैं, इसलिए आंसर है हमारा 3rd। नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर सहायक होते हैं। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है जहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स आते हैं कि रूट अपने भोजन के लिए किसी और चीज में रूपांतरित हो जाती है, या सुरक्षा के लिए, या सहारे के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए। तो वैसे एक देखो न्यूमेटोफोर, सबको पता होगा कि जो मैग्रो वेजिटेशंस होती है, जो मैग्रो वनस्पति वेजिटेशन होती है, उनमें अपन ने देखा था कि ये सॉइल है और ये रूट्स जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट करके बाहर आ जाती है और बाहर आके रेस्पायरेशन करती है, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। तो सिंपल सी बात है कि न्यूमेटोफोर किससे रिलेटेड है? श्वसन से रिलेटेड है, रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, जैसे राइजोफोरा, सैलिकोर्निया, ये जो मैग्रो वनस्पति है ना, इनके अंदर मिलती है। इनकी रूट्स क्या होती है? रूट्स की ब्रांचेस जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि करती है, मतलब डीप ना जाकर वापस बाहर निकल आती है और बाहर आकर ये रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। तो श्वसन में सहायक होती है न्यूमेटोफोर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, परोक्सिसोम किससे संबंधित है? आई मीन परोक्सिसोम एज आर एसोसिएट विथ। देखो यहाँ 4 ऑप्शन हमें दे दिए परोक्सिसोम से रिलेटेड। क्या है कि हम जब कोशिकांग पढ़ते हैं, आई मीन सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक आता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिल्स के लिए। और माइक्रो ऑर्गेनिल्स जिन्हें अपन माइक्रो बॉडीज भी बोलते हैं, उन्हीं के अंदर 3 आते हैं, एक तो परोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम एंड स्पीरियोसोम। उनके लिए अपन बेसिकली सेल बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं, राइट। यहाँ देखो प्लांट ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्लांट ग्रोथ का मतलब आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस जानते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट के हेल्प से एटीपी फॉर्मेशन करना। यहाँ एक टॉपिक है दिख रहा है आपको, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन को जनरली अपन बेटा C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलेट पाथवे, राइट। तो इसको ग्लाइकोलेट पाथवे बोला जाता है या फिर C2 साइकिल बोला जाता है। और आपको हम लिखाते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन जो है वो 3 ऑर्गेनिल्स में कंप्लीट होता है, मतलब ये प्रक्रिया 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है। 3 कोशिकांग कौन सा है? तो आपको याद होगा बेटा, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है परोक्सिसोम। तो सिंपल सी बात है कि परोक्सिसोम किससे रिलेटेड है? फोटो रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। और आपको बताया भी था कि C3 प्लांट्स के अंदर तो ये मिलता है, लेकिन C4 प्लांट्स में ये सब नहीं होता है, प्रकाश के श्वसन नहीं होता है, फोटो जो रेस्पायरेशन है वो नहीं होता है, C2 साइकिल नहीं होती। बेसिकली हम C4 को C3 से अलग करने के लिए जो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि C4 और C3 में मुख्यतः अंतर होता है, तो हमारा आंसर जाता है C2 साइकिल का, मतलब प्रकाश श्वसन का। प्रकाश श्वसन C4 प्लांट्स में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती उस पर अपन ने बात की थी कि क्रेंज एनाटोमी होती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती RUBP के पास, वो सब अपन ने बात की थी प्रकाश संश्लेषण में। बट यहाँ क्वेश्चन हमारा फोटो रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर धारक अमीनो अम्ल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एस्पाइरिन, प्रोलीन, मैथ्योनिन और सेरिन। तो आपको याद होना चाहिए बेटा सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं। तो एक होता है सिस्टीन, होमोसिस्टीन, मैथ्योनिन, ये सब सल्फर कंटेनिंग होता है। तो हमारा आंसर क्या है? मैथ्योनिन। इनके अंदर सल्फर मिलता है, क्योंकि आपको पता है बेटा एमिनो एसिड्स का जो मेन कंटेंट होता है वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब भी मिलते हैं। कुछ सल्फर मिलता है, कुछ में फॉस्फोरस मिलता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सब के अमीनो एसिड्स के अंदर होते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की बात करें तो सिस्टीन, होमोसिस्टीन या मैथ्योनिन हमारे आंसर होंगे। और यहाँ हमें ऑप्शन में मिल रहा है मैथ्योनिन, तो सीधा आंसर लगा सकते हैं मैथ्योनिन। नेक्स्ट, क्रेंज एनाटोमी
किसकी पत्तियों का एक प्रमुख लक्षण है, मतलब क्रेंज शारीकी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बताया था कि क्रेंज एनाटॉमी मिलती है C4 साइकिल के अंदर, मतलब जिन प्लांट्स में C4 साइकिल चलती है उनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी मिलती है। और मैंने बताया था बेटा आपको कि हमारे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं वो आए हैं 2 ही एग्जाम्पल्स पे, या तो गन्ना या मक्का, शुगर केन और मैच पे। और यहाँ देखोगे तो पहला ऑप्शन है शुगर केन दिया हुआ है, मतलब सीधा आंसर लगा के आना था शुगर केन, और बहुत फेमस और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो मेथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत है। अब हमारे पास ऑप्शंस देखिए आप एक बार, ऑप्शन में दिया हुआ है कि मेथेन गैस उत्पन्न करने वाले खेत है। अब यहाँ पर दिया हुआ है व्हीट फील्ड, मतलब मेथेन गैस किस एग्रीकल्चर या किस प्रोड्यूसिंग फील्ड से जनरेट होता है ज़्यादा अमाउंट में। जैसे गेहूं का खेत दिया हुआ है, कपास का खेत, मूंगफली का खेत और धान का खेत। हमारा आंसर है धान का खेत। उसका रीज़न बताता हूँ बेटा, क्योंकि जब पता है कि हम धान को जब इनिशियल कंडीशन में जब उसको रोपते हैं हम, तो रोपते टाइम फील्ड के अंदर वाटर भरा होता है, पानी भरने से जो सॉइल होती है उसके अंदर एनोर्बिक कंडीशन जनरेट होती है, मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर उतना वेंटिलेशन नहीं होता, तो एनोर्बिक कंडीशन जनरेट होती है। और जब एनोर्बिक कंडीशन अवायवीय अवस्थाएं जब डेवलप होगी वहाँ पर, तो एक मैथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर सक्रिय हो जाता है, और मैथेनोजन बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको डिकम्पोज करके मैथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पर पैडी फील्ड्स, धान का खेत, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में वहाँ मैथेन प्रोड्यूस होती है एनोर्बिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि मैथेनोजन बैक्टीरिया एक एनोर्बिक बैक्टीरिया है, अवायवीय परिस्थितियों में काम करता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए आंसर गया धान का खेत। ओके, नेक्स्ट, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो याद करो, जब बेटा अपन पिरामिड्स पढ़ते हैं तो वहां एक रूल आता है 10% एनर्जी रूल, 10% एनर्जी रूल, 10% ऊर्जा नियम, जो एक साइंटिस्ट लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% भाग का ही ट्रांसफर होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये 10% एनर्जी रूल है। इसीलिए तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि अगर नियरेस्ट ट्रॉपिकल लेवल में 1000 कैलोरी एनर्जी है तो अपर में ओनली 10% जाएगी, आई मीन 100, और अपर पे जाओगे तो ओनली 10% जाएगी 10, और टॉप पे जाओगे तो 1 कैलोरी जा रहा है। दैट्स मीन ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट। तो ये रूल है, तो सीधा सा हमारा आंसर चला गया यहाँ पर 10% एनर्जी रूल एलिमेंट का। उसके बेसिस पे हम बहुत सिंपल क्वेश्चन था इकोलॉजी का। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बेटा, फर्न का बीजाणुधानी टूटता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये हमारे प्लांट डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, इसको अपन बात करते हैं कि फर्न का बीजाणुधानी टूटता है। देखो, एक तो आप स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर जैसे मैं बना देता हूँ कि एक स्पोरेंजिया की आइडियल स्ट्रक्चर अपन पे बनाएं, तो ये स्पोरेंजिया की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसमें देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल रहे हैं बेटा क्या, स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम, ठीक है बेटा। और ये पूरी जो इसकी वॉल स्ट्रक्चर बन रही है इसको अपन बोल रहे हैं एनुलस, इसको एनुलस, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोर होते हैं यहाँ पर, ये एक पोर है, मतलब एक छिद्र है, इस छिद्र को कहा जाता है ऑस्टियोल, ठीक है। और ऑस्टियोल के ऊपर जो एक कैप होती है, ढक्कन जैसी संरचना होती है, उसको बोला जाता है ओपरकुलम। तो एक स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है स्टोमियम, यहाँ पर जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने कहा एनुलस, ऊपर जो पोर होता है वो ऑस्टियोल, और उस पर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपरकुलम। और फर्न में जो स्पूटन होता है, आई मीन जो ब्रेस्ट होता है, जो डाइसेंस होता है इसका बीजाणुधानी का, स्पोरेंजियम का, वो होता है स्टोमियम वाले पार्ट से। तो आंसर लगाना स्टोमियम, मतलब ये यहाँ से फटती है, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से वे ब्रेस्ट होता है, तो हमारा आंसर चला जाएगा स्टोमियम। ऑस्टियोल, एनुलस या ओपरकुलम नहीं देना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एनुलस, ओपरकुलम और ऑस्टियोल क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर हमने दे दिया स्टोमियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस और एडेंटम एक दूसरे से किसके कारण समरूप होते हैं। साइकस एंड एडेंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। देखो, साइकस जो है वो मेंबर किसका है, जिम्नो का, राइट। और एडेंटम एक तरह की फर्न होती है, फर्न मतलब टेरिडोफाइटा। तो एक तो टेरिडोफाइट है और एक जिम्नोस्पर्म है। बोल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर
किस बेसिस पर होते हैं? तो क्या सीड के बेसिस पे होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्न टेरिडोफाइट के अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब एक आइडियल सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, बीज निर्माण होता है। जो एक परिपूर्ण बीज होता है, जो एक मैच्योर बीज होता है, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर बनता है, लेकिन फर्न के अंदर नहीं होते हैं। वाहिकाएं वेजल्स न तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलती है, न ही फर्न के अंदर मिलती है। वेजल्स का मिलना तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। हाँ, जिम्नोस्पर्म में अपवाद स्वरूप कुछ के अंदर मिलते हैं, जैसे नेटम वगैरह के अंदर मिलता है, लेकिन बेसिकली जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। टेरिडोफाइट में तो बिल्कुल होगी ही नहीं। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो कैम्बियम भी इनसे रिलेटेड नहीं है। मोटाइल स्पर्म जो है वो दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया यस, मोटाइल स्पर्म दोनों के अंदर, जिम्नोस्पर्म और फर्न मतलब एडेंटम और साइकस दोनों का कैरेक्टर है। तो आंसर दे दिया मैंने, चल भी जाओ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन इज फाउंड इन 9+1 के रूप में पुष्पकेसर। पुष्पकेसर का मतलब बेटा पुंकेसर किस में व्यवस्थित होता है? तो आपको पता होना चाहिए मटर के अंदर 9+1 अरेंजमेंट मिलता है, टोमेटो के अंदर 5 होते हैं एंड्रोशियम, मतलब पुंकेसर 5 होते हैं, प्याज के अंदर 6 होते हैं 3+3 की फॉर्म में, और आलू के अंदर भी 5 होते हैं। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे सीधी बात करेंगे तो आंसर चला जाएगा पी। इसमें सोचना ही नहीं है कि मटर के अंदर में अरेंजमेंट मिलता है। ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर है। चाहो तो अपन एनसीईआरटी में अगर तीनों फैमिलियों को पढ़ोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा वहाँ से, चैप्टर नंबर 5 जो 11 के एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, कैम्पेनियन कोशिकाएं किसमें घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है? कैम्पेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएट विथ। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब अपन फ्लोएम पढ़ते हैं तो फ्लोएम के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है चालनी नलिका या चालनी कोशिकाएं, सीव ट्यूब से और सीव सेल्स। एक होता है सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं जिसको बोला जाता है कंपेनियन सेल्स। एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। 4 चीजें होती है। आपको पता है चालनी कोशिकाएं होती है, सहकोशिकाएं होती है मतलब कॉम्बिनेशन सेल्स होती है, और एक फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम तंतु होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने दिया हुआ मेडुलरी रेज इससे रिलेटेड है नहीं। वेजल एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं जाइलम से, ठीक है, जहाँ वेजल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर मिलते हैं। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास बचा सीव एलिमेंट्स, सीव सेल्स। सीव सेल्स का मतलब होता है चालनी कोशिका, और सीव एलिमेंट्स का मतलब है कि चालनी कोशिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर है सीव एलिमेंट्स, बिकॉज सीव एलिमेंट्स रिलेटेड टू फ्लोएम और कंपेनियन सेल आल्सो रिलेटेड टू फ्लोएम। तो उन दोनों को चीजों को देखते हुए हमें आंसर क्या लगाना है? यहाँ पर सीव एलिमेंट्स लगाना है। सीव एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटा फ्लोएम के तत्व, और सहकोशिका किसका तत्व है? फ्लोएम का तत्व है, इसलिए मैं आंसर लगा दिया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोड कौन सा है? इनिशिएशन मतलब प्रारंभिक, जो किसी भी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि 2 कोड होते हैं बेटा, AUG एंड GUG। इन दोनों को अपन इनिशियल कोड मानते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो भी हमें आंसर क्या लगा के आना है? AUG। तो हमारे पास GUG तो था नहीं, एक ही आंसर था AUG, तो सीधा सा आंसर लगा था कि AUG इज ए इनिशिएट कोडॉन, या फिर हम जिसे बोलते हैं प्रारंभिक कोडॉन। नेक्स्ट, पंख सदृश वर्तिकाग्र किसके घोतक एमिन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको ये तो बहुत फेमस है, वीट। यहाँ सीधा याद रखना है कि वीट के अंदर जो होते हैं वो पंख जैसे वर्तिकाग्र होते हैं। ये सीधा बेटा रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। ये वीट का एक कैरेक्टर है कि इसके जो वर्तिकाग्र होते हैं, जो इसके स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है? पंख जैसी होती है, ठीक है। तो ये तो सीधा याद रखना आप। नेक्स्ट है बेटा, प्रकाशीय श्वसन में निहित होता है। प्रकाशीय श्वसन मतलब C2 चक्र। अब आपको पता है कि C2 चक्र को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट चक्र, जो कि मैं पहले बता चुका था क्वेश्चन में। तो यहाँ तो सीधा ही आंसर लगाना है ग्लाइकोलेट चक्र। प्रकाश श्वसन बोलो या C2 चक्र बोलो या ग्लाइकोलेट चक्र बोलो, एक ही बात है। क्रेब चक्र, केम चक्र और कैल्विन चक्र बहुत अलग है। कैल्विन चक्र तो किसका नाम है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया का नाम है। केम चक्र किसका नाम है? तो केम चक्र एक, आप जब प्रकाश अभिक्रिया पढ़ोगे तो उसमें 3 चक्र होते हैं, C3, C4 और केम। तो केम वहां से रिलेटेड है। क्रैब चक्र श्वसन से रिलेटेड है। ग्लाइकोलेट चक्र को आप प्रकाश श्वसन बोलते हैं, तो हमारा आंसर चला जाएगा यहाँ पर कौन? ग्लाइकोलेट चक्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मॉस में कैप्सूल का मध्य भाग कहलाता है। इन मॉस द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड। आपको मॉस का स्पेरोफाइट या उसका गैमेटोफाइट वाले डायग्राम याद है एनसीईआरटी का? इस तरह का एक स्ट्रक्चर था जिसमें फुट होता है, सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है। फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है बेटा। इस कैप्सूल के अंदर जो पार्ट होता है वो स्टेराइल पार्ट होता है, और उस स्टेराइल पार्ट को बोला जाता है कालुमेला। तो एक कालुमेला इसका आंसर है, स्टेराइल पार्ट है। ये हमारा कैप्सूल हो गया, ये हमारा सीटा हो गया और ये हमारा फुट हो गया। तो फुट, सीटा और कैप्सूल का जो स्टेराइल पार्ट है उसको बोलते हैं कालुमेला। तो सीधा आंसर देना है इसमें कालुमेला। नेक्स्ट, अंकुरण के पश्चात फ्यूनेरिया का स्पोर क्या बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्यूनेरिया मतलब एक ब्रायोफाइट है, मॉस का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है कि जो इसका स्पोर होता है ना, वो स्पोर जर्मिनेट होकर एक फिलामेंटस प्रोटोनीमा बनाता है।
एक प्रोटोनिमा बना रहा है फिलामेंटस, तंतु रूपी, एक तंतु रूपी फिलामेंटस मतलब तंतु रूपी संरचना बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोल रहे हैं। वैसे इसको प्राइमरी प्रोटोनिमा कहा जाता है। फिर ये प्रोटोनिमा क्या होता है, इसका छोटे छोटे तंतु बिखर जाते हैं और वो दोबारा एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाते हैं। लेकिन हमारा आंसर तो वही हो गया कि प्रोटोनिमा बनता है, तो सीधा सा आंसर देना है प्रोटोनिमा, क्योंकि पूछा है अंकुरण के पश्चात फ्यूनेरिया का स्पोर क्या बनाता है, तो स्पोर सीधा फिलामेंटस प्रोटोनिमा का निर्माण करता है। मॉस के लाइफ साइकिल में अपन ये पढ़ते हैं, तो सीधा आंसर देना है प्रोटोनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन लेते हैं कि नारियल में किस प्रकार का ब्रूपोस बनता है, विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन फाउंड इन कोकोनट। अब देखो कोकोनट में एक कंफ्यूजन है बेटा, क्या कंफ्यूजन है कि कोकोनट में दो चीजें होती है एंडोस्पर्म के रूप में, एक तो इसका वाटर होता है, मतलब जो नारियल पानी होता है वो भी एंडोस्पर्म होता है, और इसका एक जो व्हाइट कर्नेल पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट जो होता है वो भी इसका एंडोस्पर्म होता है। और आपको पता है कि वाटर जो है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और व्हाइट पार्ट जो आप खाते हैं वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया, इन्होंने सीधा दिया कि नारियल में किस प्रकार का ब्रूनपोर्स होता है। इस कंडीशन में हमें आंसर देना है हमें क्या बेटा, सेलुलर, क्योंकि व्हाइट कर्नेल पार्ट तो नारियल में हमेशा मिलेगा, वाटर में भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। स्पेशली वो बोले कि नारियल पानी, तो आंसर देना है केंद्र की, अदरवाइज हमें आंसर लगाना है कोशिकी। तो यहाँ आंसर क्या देंगे हम, सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मृतोपजीवी आवर्तबीजी है। देखो मृतोपजीवी आवर्तबीजी, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आंसर है मोनोट्रापा। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा बेटा, क्योंकि साइलोटम हो नहीं सकता, क्योंकि साइलोटम जो है वो एक जिम्नोस्पर्म है। एग्रिकस हो नहीं सकता क्योंकि एक फंगस है, कवक है, तो कवक और जिम्नोस्पर्म इनको हटा दो। अब बचे हमारे पास दो प्लांट, एंजियोस्पर्म तो दो ही है। अब आपको पता है नेफेंथिस तो कीटों को खाने वाला कीट भक्षी पादप है, नेफेंथिस घट पादप बोलते हैं, तो कीटों को खाता है। तो ये तो मृतोपजीवी थोड़े ना, ये तो किसी और प्लांट को लिविंग कंडीशन में खा रहा है। जो सड़े गले मृत जीवों पर या मृत जगह पर जो प्लांट ग्रोथ करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट, और वो कौन है, मोनोट्रापा, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सूर्यमुखी के फल किसके उदाहरण है। देखो ये टाइप ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं, जैसे नट के फ्रूट्स तो आप जानते हैं कि बादाम, काजू, ये सब किस में, नट्स में आते हैं। कैप्सूल में कौन आता है बेटा, तो कैप्सूल में ये अपना धतूरा जो है वो कैप्सूल के अंदर आता है, जो कॉटन है, कपास, वो कैप्सूल फ्रूट्स में अंदर आते हैं। बेरी, बेरी किसके अंदर मिलता है, तो टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर ये बेरी मिलता है। और ये सिप्सेला जो मिलता है ना, वो सिप्सेला किसके अंदर मिलता है बेटा, सूर्यमुखी के अंदर मिलता है सिप्सेला। सिप्सेला मतलब जिसके ऊपर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर हो, हेयरी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो, इसलिए अपन सिप्सेला में सूर्यमुखी को ले रहे हैं। तो सीधा आंसर लगाना हमें क्या, सिप्सेला। तो यहाँ आंसर लगा देंगे सूर्यमुखी का सिप्सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 का रेसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस कहलाता है। रेसेसिव मतलब अप्रभावी, आपको पता है कैपिटल T स्मॉल t F1 संतति को रिप्रेजेंट करता है, और इसका क्रॉस हम करा रहे हैं रेसेसिव पेरेंट से। तो ये क्रॉस अगर अपन कराते हैं तो इसको बोलते हैं परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। तो ए क्रॉस बिटवीन F1 विद रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, बिकॉज ये सिचुएशन है और ये टेस्ट क्रॉस होती है, जो मेंडल ने F1 पीढ़ी के जीन प्रारूप को पता करने के लिए, जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो सीधा आंसर देना टेस्ट क्रॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि लाइगेज एंजाइम क्या प्रयुक्त होता है। फेमस है, लाइगेज एंजाइम का काम जोड़ना होता है, और यहाँ पूरे ऑप्शंस को देखोगे तो एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज का हम यूज करते हैं। स्प्लिटिंग डीएनए में तो न्यूक्लियस एंजाइम काम होते हैं, जैसे एंडो न्यूक्लियस एंजाइम आपने पढ़ा था, रेस्टिकेशन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। लिग्निन संश्लेषण का कोई रिलेशन नहीं है। डीएनए विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में तो हम वही डीएनए को ब्रेक आउट करने के लिए या तो हम टेम्परेचर की नीड लेते हैं या कोई ब्रेकिंग एंजाइम्स लेते हैं। ये तो जॉइनिंग एंजाइम है, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो आंसर गया फर्स्ट। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक पदार्थ होता है। वैसे तो देखो बेटा, जीवाणु भोजी में सब तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और अन्य, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो मिलता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या लगा कहेंगे, डीएनए आंसर लगा कहेंगे। अदरवाइज बैक्टीरियोफेज में हर तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है 126, जिस पे अपन बात करें कि न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है। देखो नीट के अंदर जिसका पहला क्वेश्चन जो आए थे वो था, उसके बाद ये जेट 2018 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। ध्यान रखना बेटा, जब अपन इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में अपन को पता है कि एक कोर होता है, और कोर के चारों तरफ जो रैप्ड होता है वो एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए, और बीच में कोर होता है। कोर के अंदर जो स्टोन प्रोटीन मिलता है बेटा वो होता है H2A, H2B, H3 और H4। ये कोर के अंदर स्टोन प्रोटीन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो होता है ये है डीएनए, जो इसके चारों तरफ रैप्ड होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डीएनए बोलते हैं। और डीएनए के जो ये चारों तरफ आवृत डीएनए है जो इसको कवर करता है, इसमें 146 N2 बेस पेयर होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में 200 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 146 N2 बेस होते हैं, जो इसको एक कॉइलिंग जो इसकी चारों तरफ से कवर करती है। अब हमारे पास ऑप्शन है, देखो एक ऑप्शन तो ये रहा H2A, H2B, H3, H4 और डीएनए के 146 बेस पेयर, और जनरली हम इसी को आंसर मान रहे हैं।
फिर नीचे जाओगे तो इसमें बाकी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने H1 को लिया हुआ है, जो कि H1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे H1 है तो H1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट वालों ने और जेट वालों ने पहले H1 को नहीं माना है। क्योंकि सब कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि सब बोलते हैं कि सर जब आप स्टोन प्रोटीन बनाते हैं तो यहाँ H1 को भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो एक आउटर स्ट्रक्चर मानी जाती है, इसलिए आप लोगों को H1 इसमें काउंट नहीं करना है। H2 H2B H3 H4 स्टोन एक संयोजक डीएनए, लिंकर डीएनए नहीं। लिंकर तो प्रोटीन होती है ना, डीएनए लिंकर नहीं होता है। मतलब ये आउटर डीएनए की बात करें, इंटरनल डीएनए की बात नहीं कर रहे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ 146 बेस पेयर वाला डीएनए। हम यहाँ दोनों को नहीं लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भले ही उन्होंने H2 बेस पेयर दिए, लेकिन एक्चुअल में 146 बेस पेयर होते हैं। उसके पीछे भी एक स्टोरी बेटा, उनके घूर्णन पर आधारित होता है। अगर एक ही टर्न की बात करें तो 146 होते हैं, और 1.134 टर्न की बात करें तो वो 200 बेस पेयर होते हैं। लेकिन उतना डिटेल में न जाकर बात करें तो 146 N2 बेस पेयर होते हैं विथ 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें 2 ये होते हैं, 2 ये होते हैं, 2 ये और 2 ये। H1 को नहीं काउंट किया जाता, इसलिए हमारा आंसर यहाँ होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन के चलते अगर एक अमीनो अम्ल की जगह दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? हमारा आंसर ये पॉइंट म्यूटेशन। आपको पता होगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में एक जेनेटिक कोड होता है CTC, और इसमें चेंजेस होने की वजह से इसमें एक परिवर्तन होता है, CAC हो जाता है, T को A कन्वर्ट कर देता है, और अगर एक नाइट्रोजन क्षारक को दूसरा नाइट्रोजन क्षारक बदल दे, 1 N2 बेस रिप्लेस बाय अदर N2 बेस, तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और जब ऐसा हुआ तो ये CTC जो है वो कोड करता था ग्लूटामिक एमिनो एसिड्स को, और उसकी जगह कौन आ गया? वैलिन आ गया। तो ग्लूटामिक को चेंज कर दिया वैलिन ने। तो ये किसके अंदर होता है? सिकल सेल एनीमिया में। तो आप देख रहे हैं एक अमीनो अम्ल दूसरा अमीनो अम्ल में बदल जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन का हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुणित व्यक्ति में एक जीन मिलेगा, मतलब फॉर ए गिवन जीन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल कंटेन। तो आपको पता है हर जीन के पास 2 रूप होते हैं, और उन दोनों रूपों को हम एलील बोलते हैं। तो 2 एलील के रूप में मिलता है, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, या कैपिटल T या स्मॉल t, ये सब एलील है, और एलील ही मिलकर जीन बनाते हैं। तो आंसर है 2 एलील के रूप में एक जीन पाई जाती है, एक डिप्लॉयड जो जीव होता है या डिप्लॉयड कोशिका होती है उसके अंदर। तो सीधा आंसर लगाना है 2 एलील के रूप में, क्योंकि हम एलील की डेफिनेशन नहीं लिखते, जीन के 2 रूप, तो आंसर सीधा लगा देंगे कि 2 एलील होते हैं, उन्हीं को अपन जो है जीन फॉर्मेट करता है। तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक है, मेन प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो सीधे से बात है फाइटोप्लैंक्टन। बड़े जड़ वाले और तैरने वाले पौधे तो इतने कम होते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। मोस्ट ऑफ द वहाँ जो प्रोडक्टिविटी होती है वो फाइटोप्लैंक्टन की होती है, मतलब पादप पल्लवकों की होती है, इसलिए आंसर हमारा जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो मेंडल के किस सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया जाता है? विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवेल्ड बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? किसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, वैसे तो ये जो प्रभाविता का सिद्धांत है या पृथक्करण का सिद्धांत है, ये दोनों के दोनों सिद्धांत मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ही दिए गए थे। लेकिन फिर भी इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे अपन किसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंसी को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्वतंत्र अवयवन का सिद्धांत तो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, इसको तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको अपन कंप्लीटली नहीं समझा सकते। लेकिन फिर भी पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया था वो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पर ही दिया गया था। इन दोनों में भी कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छे से हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कणों को सेंट्रीफ्यूज करते हैं किसके द्वारा? तो आपको पता है ये तो बहुत इजी है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स आती है जिसके अंदर हम इसको जो है कोई भी मिश्रित कण है एक लिक्विड के अंदर, हम उसको बहुत हाई रोटेशन से मूवमेंट कराते हैं, तो जो हार्ड जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड से हम यूज़ करते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी दिया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड से हम अलग कर सकते हैं हैवी चीज़ को एक लाइट चीज़ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की कोशिकाओं के शरीर में बनने वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ऑरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडीज टर्म इज। मतलब क्या होता है कि कैंसर सेल्स बेटा जहाँ बनती है ना वहाँ से मूव करती है और बॉडी में किसी अदर पार्ट में चली जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, डायपेटेसिस एक अलग प्रोसेस है जिसमें तो क्या होता है कि जो WBC वगैरह होती है वो ब्लड वेजल्स के वॉल पे आकर चिपक जाती है और फिर उसको क्रॉस करके उधर चली जाती है, उसको डायपेटेसिस। नेक्रोसिस होता है डेड टिश्यूज, मतलब टिश्यूज का डेड हो जाना, नेक्रोसिस होता है। जो एपोपेटोसिस होता है वो भी डेथ ऑफ टिश्यू से रिलेटेड पॉइंट होता है। लेकिन जो मेटास्टेसिस है ये मूवमेंट ऑफ सेल से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो गया मेटास्टेसिस। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो भी होती है, कैंसरस ट्यूमर जो भी होती है, उनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
यूरोकोर्डेटा जो होता है उसमें क्या होता है, एक्चुअली पहले यूरोकोर्डेटा को समझना पड़ेगा। देखो हमारे पास कोर्डेटा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक यूरोकोर्डेटा जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक होता है सिफेलोकोर्डेटा और एक होता है बेटा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब कशेरुका, ये तो अपन को पता है ना। यूरोकोर्डेटा में क्या होता है बेटा कि जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड पहले सबसे पहले नोटोकॉर्ड को समझो। नोटोकॉर्ड एक बेलनाकार एक ठोस संरचना है जो पृष्ठ जो सतह होती है उस पर पाया जाता है। हर एक कोर्डेटा के अंदर जो भी कोर्डेटा होता है ना उन सब के अंदर मिलता है ये। अब यूरोकोर्डेटा में जो ये नोटोकॉर्ड होता है वो केवल लार्वा अवस्था में पाया जाता है, और लार्वा अवस्था में भी केवल किसके अंदर, टेल के अंदर पाया जाता है, पूंछ के अंदर। सिफेलोकोर्डेटा में पूरे जीवन भर मिलता है और कहाँ से कहाँ तक मिलता है, हेड से लेकर टेल तक, मतलब उसके सिर से लेकर पूंछ तक पाया जाता है। और वर्टिब्रेटा में ये क्या होता है, एक कठोर संरचना जिसको हम कशेरुक दंड बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों चीज़ों में यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है उसकी अलग अलग सिचुएशन होती है। इसमें केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है, इसमें हेड टू टेल पाया जाता है और पूरे जीवन काल में पाया जाता है। वर्टिब्रेटा में ये एक दूसरी संरचना में बदल जाता है जिसे हम बोलते हैं कशेरुक दंड। अब यहाँ देखो कि यूरोकोर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती तो गलत बात है, ये तो होती है। नोटोकॉर्ड जीवन की हर अवस्था में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर देखो ये नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्तनधारियों की कौन सी विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स के फीचर में देखो पहला ऑप्शन फेरेंजियल गिल्स, आपको पता है फेरेंजियल गिल्स नहीं मिलते, फिश वगैरह के अंदर मिलते हैं। कार्टिलेजिनस, क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम, मतलब इनका जो कशेरुक दंड है या कपाल हड्डियां हैं वो कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती, जो कि गलत है क्योंकि हमें पता है कि बोन हड्डी की बनी होती, कार्टिलेज की नहीं बनी होती। मिड डिजिटल हेयर की उपस्थिति, तो मिड डिजिटल हेयर भी हमारे अंदर नहीं मिलता। तो फिर मेमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। स्तन ग्रंथियां किन में पाई जाती है, मैमल्स में, स्तनधारियों में पाई जाती है। तो ये हो गया कि स्तनधारियों की विशेषता स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किस जानवर में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, इन विच एनिमल 4 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट। आपको पता है हार्ट जो है वो अलग अलग तरह का होता है, 1 चैम्बर्ड भी होता है, 2 चैम्बर भी होता है, 3 चैम्बर भी होता है और 4 चैम्बर भी होता है। 1 चैम्बर प्रोटो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर होता है, 2 चैम्बर फिश के अंदर होता है, 3 चैम्बर सरीसृप और पक्षियों के अंदर होता है और 4 चैम्बर किसके अंदर होता है बेटा, स्तनधारियों के अंदर और पक्षी के अंदर। और अपवाद स्वरूप मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो है उसके अंदर ऐसा होता है कि वो सरीसृप होते हुए भी उसमें 4 चैम्बर हार्ट मिलता है, इसलिए आंसर गया घड़ियाल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल सरीसृप है लेकिन अपवाद स्वरूप उसमें 4 कक्षीय हृदय होता है, अदरवाइज अदर जो रेप्टाइल्स है जो सरीसृप है दूसरे वाले उनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो ये हमारा 136 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें बेटा, फेफड़े के रक्त प्राप्त होता है, तो आपको पता है जब हम हमारा परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ये हमारा हार्ट है और ये हमारे ऑर्गन होते हैं टिश्यू और यहाँ पर हमारा फेफड़े होते हैं, राइट, ये लंग्स है। आपको पता है कि ऑर्गन से जो अशुद्ध रक्त आता है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम, मतलब दाएं आलिंद के अंदर। फिर यहाँ से ये रक्त फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में किसके द्वारा जाता है, तो आपको पता है ये दाएं नीले के द्वारा। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आ जाता है, तो आपको पता है बाएं आलिंद लेफ्ट एट्रियोल के अंदर, और फिर ये वाला पार्ट ऑर्गन को वहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको पता है कि यहाँ अपन पूछा जा रहा है कि फेफड़ों को रक्त हृदय का कौन सा भाग देता है, विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू लंग्स, मतलब लंग्स कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, तो लंग्स रिसीव कर रहे हैं इस वाले पार्ट से जिसको अपन ने कहा राइट वेंट्रियोल, मतलब दाएं नीले से। ये अपन पढ़ते हैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाना है, तो आपको हम लिखाते हैं कि 2 प्रोटीन है बेटा, एक तो प्रोथ्रोम्बिन, याद करो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन थक्का बनाने में योगदान देती है। हीमोग्लोबिन तो गैसों का परिवहन करता है, एल्ब्यूमिन परासरण दाब का नियंत्रित करता है, रेनिन एक हार्मोन है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट GFR को नियंत्रित करता है। तो हमारा आंसर क्या है, फाइब्रिनोजन। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच किस श्रेणी का है, हमें पता है ऑस्ट्रिच क्या, एक पक्षी एक बर्ड से, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि ऑस्ट्रिच है हमारा शुतुरमुर्ग है, तो वो किसका है, एवीज का मेंबर है, तो यहाँ तो हम एवीज लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर देखो, द्विनाम पद्धति के सिद्धांत के प्रणेता है, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल
नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो लीनियस है। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेटा द्विनाम पद्धति दी थी गैस्पर्ड बाइन ने, और उसके जनक माने जाते हैं लीनियस, इसीलिए अपन यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं, आंसर क्या लगा, लीनियस। वैसे भी द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस ही है, तो हम कैरोलस लीनियस आंसर लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसा पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो गैस्पर्ड बाइन ने दी थी, लेकिन जनक कौन है, लीनियस, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने जीवों का वर्गीकरण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, मापन की अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन दर को क्या कहा जाता है? द टोटल आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि दो वर्ड आपके सामने आएंगे, एक जीपीपी और एक एनपीपी। जीपी का मतलब है कुल उत्पादन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट जितना भी उत्पाद बनाता है ना उसको जीपीपी बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ यूज कर लेता है अपने श्वसन में, तो आर मतलब श्वसन में यूज, और जब माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एनपीपी। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थ सहित, मतलब ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, जीपीपी, और हटा दोगे तो क्या बोलोगे, एनपीपी। इसलिए आंसर क्या किया, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? आपको पता है कि ऊर्जा का पिरामिड इसका आंसर है। क्यों? मैंने अभी 10% रूल बताया था आपको बेटा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था कि एक पोषण स्तर है, उससे जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाएगी तो केवल 10%, तीसरे में उसकी 10%। तो एक पोषण स्तर से जब हायर पोषण स्तर पर जाते हैं, मतलब हायर ट्रॉपिकल लेवल पे जाते हैं, तो ऊर्जा के मान में लगातार कमी होती जाएगी, क्योंकि ओनली 10% जाता है। तो हमेशा पिरामिड कैसे होंगे, सीधे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ज्यादा ऊर्जा चला जाए ताकि उल्टा हो जाए, तो उल्टा कभी नहीं हो सकता ऊर्जा के पिरामिड। बाकी सब पिरामिड उल्टे होते हैं। आपको पता है संख्या के पिरामिड कहाँ उल्टे होते हैं, तो वृक्ष तंत्र पर संख्या के पिरामिड उल्टे होते हैं। आकार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ साइज तो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भोजन होता है वो बड़ा होता है, जैसे अपन ने कहा कि सियार एक छोटा है लेकिन वो खा रहा है किसी हाथी को या किसी काऊ को, तो काऊ बड़ी है ना, तो साइज में ये उल्टा हो सकता है। बायोमास का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है किसमें, जलीय तंत्रों के अंदर। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, तो इसलिए आंसर गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। वो कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज वहां पर एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ओनली 10% ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से ही अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो एक होता है बेटा नेचुरल लर्निंग प्रोग्राम या नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्रिंटिंग। ये सीधा याद रखना, इम्प्रिंटिंग। पेरेंटल केयर एक डिफरेंट चीज़ है जिसमें मदर फादर जो है वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं। और एक होता है परीक्षण और त्रुटि से सीखना, जो कि नॉर्मल एक प्रोसेस है जिसको सब लोग करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अलग चीज़ है जिसमें आप एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई उद्दीपन दोगे, फिर उसके अगेंस्ट उसके रेस्पॉन्स में जो क्रिया होगी उसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्स। लेकिन जो हम जन्मजात नेचुरली जो लर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। तो आंसर इसका इम्प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तापमान जिस पर जीव रह सकता है, मतलब एक वो टेम्परेचर है जिसके बाद जीवन संभव नहीं है, अगर उससे भी कम कर दिया तो हमने। इन्होंने दिया न्यूनतम तापमान ऐसा कोई शब्द रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा कि वहां पर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद जीवन पॉसिबल नहीं। ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर है, कहीं पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनिमम टेम्परेचर होता है। एक देखो न्यूनतम प्रभावी तापमान, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक जीव अपने प्रभावी रूप से रह पाता है। तो प्रभावी रूप से रह पाता है और हमने तापमान कम कर दिया तो इसका मतलब क्या, वो लुप्त हो जाएंगे? नहीं, वो थोड़ा अप्रभावी हो जाएंगे, लुप्त नहीं होंगे। एक है लेथल टेम्परेचर जिस पर जीव मर ही जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और एक होता है न्यूनतम क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब विकट तापमान, कि क्रिटिकल टेम्परेचर है जहां पर वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन इससे अगर हमने कम कर दिया तो वो लुप्त हो जाएगा या वो वहां पर नहीं रह पाएगा। तो सीधा सा आंसर है कि जहां वो जीवित रह सकता है उसको अपन बोलते हैं न्यूनतम विकट तापमान, सबसे कम तापमान है। इसके बाद अगर कम टेम्परेचर किया तो जीवन संभव नहीं होगा। जैसे क्रिटिकल वर्ड कहीं भी यूज होता है ना तो लिमिट के लिए वर्ड यूज होता है। याद करो प्लेटिलेट्स में अपन लिखते थे कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन, या हम बोलते थे कि क्रिटिकल नंबर, क्रांतिक सांद्रता, जिसके बाद जीवन जो है वो संकट में आ जाता है, तो वो है न्यूनतम विकट तापमान। इसका हमारा आंसर है। नेक्स्ट, क्रस्टेशिया के जंतु कीटों तथा मेरियोपोड से भिन्न होते हैं, क्योंकि सबके सब ऑर्थोपोड से, ये ऑर्थोपोड से, ये भी ऑर्थोपोड है, ये भी ऑर्थोपोड है। तो डिफरेंसेस क्या है इनके अंदर? तो डिफरेंसेस है बेटा पादों की संख्या, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्रेस्टेशिया के पैरों की संख्या इन दोनों की पैरों की संख्या से काफी डिफरेंट होती है। तो पैरों की संख्या के आधार पर आप उनको अलग कर सकते हैं, किससे? कीटों से और मेरियोपोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या समूह क्या है? देखो पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी, आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। पॉपुलेशन क्या होती है? एक एरिया है कोई भी, यहाँ पर मानव
ह्यूमन बहुत सारे रहते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ 1000 ह्यूमन रहते हैं, तो ये यहाँ की एक मानव पॉपुलेशन हो गई, एक ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई। इसका मतलब हो गया किसी एक जाति से संबंधित। ऐसा नहीं कि हम मानव जनसंख्या के लिए पूछा और उसमें हम काऊ डॉग सबको इंक्लूड करें, नहीं, सबकी जनसंख्या अलग होती है। तो एक जाति के सदस्य जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसी को अपन पॉपुलेशन बोलते हैं। तो देख लो, जाति का समुदाय, तो जाति का समुदाय जनसंख्या होता है, नहीं भाई, समुदाय एक अलग चीज है। एक ही जाति के सदस्यों की बात हो रही है, एक स्थान पर एक जाति के लोगों का समूह, बिल्कुल एक्चुअल में यही हमारा आंसर है। इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इन ए गिवन एरिया, मतलब यूं बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया नॉन एज पॉपुलेशन। एक ही जाति के जो सदस्य हैं उनका एक समूह होता है एक निश्चित स्थान पर, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। लोगों का समुदाय, तो समुदाय वर्ड तो आना ही चाहिए, परिवार भी कोई सही नहीं है, हमारी डेफिनेशन से मैच करता है सेकंड, कि एक ही जाति के सदस्यों का समूह जो किसी निश्चित स्थान पर रहता है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन या जनसंख्या। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम कशेरुक जीव थे, तो आंसर याद रखना बेटा ऑस्ट्रियोकॉर्ड्स। ऑस्ट्रियोकॉर्ड्स जो होते थे वो सबसे पहले आने वाले वर्टिब्रेट्स माने गए, जो लगभग 200 मिलियन ईयर एगो, मतलब उससे 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर आए थे। प्रथम कशेरुक इन्हीं को माना जाता है। ये जबड़े रहित मछलियां भी बोला जाता है इनको, ये जोलेस फिशेस भी बोला जाता है। वैसे याद रखना बेटा, साइक्लोस्टॉर्म्स भी जो रहित थे, मतलब उनके अंदर भी जबड़े नहीं मिलते, लेकिन इनमें कंपेयर करें तो ये पहले आए थे। और फर्स्ट अपेयर या फर्स्ट वर्टिब्रेट्स जो अर्थ पर आए वो कौन माना जाता है, ऑस्ट्रियोकॉर्ड्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म कहाँ पाए गए थे? मतलब इसका मतलब कि आर्कियोप्टेरिक्स आपने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में एक कनेक्टिव लिंक था, पक्षी और सरीसृपों के मध्य संयोजक कड़ी थी। वो जो जीवाश्म मिले एक्चुअल में इस तरह के जीव किस युग में पाए जाते थे? तो अपन ने कहा कि पृथ्वी को अलग अलग युगों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे सबसे पहले एजोइक, फिर आर्किजोइक, प्रोटेरो, पेलियो, मीजोजोइक और सीनोजोइक। उसमें ध्यान रखना बेटा कि जो जुरेसिक अवधि हमारी होती है, जिसको डायनासोर का स्वर्णिम युग कहा जाता है, उसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स रहते थे, मतलब उनके जीवाश्म उस टाइम के थे। इन्होंने कहा आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म पाए गए थे, जीवाश्म नहीं पाए गए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअल में बताया कि जो जीवाश्म हमें मिले वो ये क्या दर्शाते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स कब थे, तो आर्कियोप्टेरिक्स कब थे, जुरेसिक अवधि में थे। हमें एक चीज ध्यान रखना है, जनन प्रक्रिया का क्रमागत विकास में आवश्यकता है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि विकास प्रक्रिया में जनन प्रक्रिया क्यों है, या विकास जो चल रहा है उसमें जनन प्रक्रिया का क्या रोल है। तो जनन प्रक्रिया का यहाँ जो ऑप्शन देखने के बाद आपको मिलेगा, तो सबसे मेन काम होता है जाति को बनाए रखना। कोई भी जीव जनन क्यों करते हैं, ताकि उनकी संततियां चलती रहे। तो एक जाति अपने आप को बनाए रखे, इसलिए जनन प्रक्रिया होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर लैंगिक जनन देते ना, तो मैं इसके साथ इसको भी टिक करता, क्योंकि आपको पता है लैंगिक जनन के द्वारा नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मैं लिखता कि कई प्रकार के लक्षणों को पैदा करने में भी जनन का योगदान होता है। लेकिन इस तरह का यहाँ नहीं दिया गया है, तो दोनों ऑप्शन में से मैंने पहला वाला चूज कर लिया कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्रोसेस। ओके, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, या किस तरह से किया जाता है? सुनो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट करते हैं, राइट, फोटोसिंथेसिस। लेकिन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना क्या है? तो आपको पता है ल्यूमिनेसेंस, आपको पता है जुगनू चमकते हैं, या टीनोफोरा जो पूरा का पूरा एक फाइलम है अकशेरुक जीवों में। तो टीनोफोरा जो होता है उसके जीवों में भी ल्यूमिनेसेंस मिलता है, मतलब चमकने का गुण पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने एटीपी खर्च करते हैं और प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी को बोला जाता है जैविक प्रकाश, बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब कुछ जीव चमकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं अपनी एटीपी की हेल्प से। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या है, जैवीय प्रकाश है, बायोल्यूमिनेसेंस है। तो यहाँ आंसर हमारा चला गया बायोल्यूमिनेसेंस। और इस तरह से ये बीएचयू का था। आपने क्या देखा कि 50 जो क्वेश्चंस आए उनमें से 10 क्वेश्चंस के आसपास तो क्वेश्चंस आए हैं किसके अंदर, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर से। और मोस्ट ऑफ द बॉटनी का पोर्शन है, जूलॉजी का पोर्शन कम है। लेकिन क्वेश्चंस में देखें तो 50 क्वेश्चन के अंदर से 45 क्वेश्चंस बहुत इजी है, 5 क्वेश्चन स्कोरिंग है, थोड़ा उन पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज 45 क्वेश्चंस बहुत इजी। ओके बेटा, चलो इसको ध्यान देना और आगे ध्यान रखना। थैंक यू।